Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Now today I am here with new video for the numericals that is related to law of conservation of momentum. So if you don't know law of conservation of momentum, don't worry. I have mentioned the law of conservation of momentum's video in the description that is given below. So do watch it and then come to this video in order to understand the numerical related to it. Now, what is the sum that is given in your textbook as an example? So a bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity of 150 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए पिस्तौल ऑफ मास 2 kg। तो कुछ ऐसा है कि एक पिस्तौल है, ठीक है। ये पिस्तौल में से एक बुलेट फायर हो रही है, दोनों का अलग अलग मास है। जो ये पिस्तौल है उसका मास है 2 kg और जो ये बुलेट है उसका मास है 20 ग्राम, ठीक है। अब ये ऐसे बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे फायर हुआ है बुलेट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ऐसा आप सोचो। तो ऑब्वियसली जब भी बुलेट फायर होती है तो पिस्तौल है वो पीछे के डायरेक्शन में मूव होता है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। जिसे क्या बोला जाता है? रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल मतलब कि एक आपको अपोजिट रिएक्शन मिलता है कोई भी एक एक्शन का, और उससे जो वेलोसिटी जनरेट होती है उसको रिकॉइल वेलोसिटी। और पिस्तौल और गन के टर्म्स में जब कॉइल है वो जब छूटती है तो उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब समझते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो मास ऑफ बुलेट उसको हम m1 से इंडिकेट करते हैं, मास ऑफ बुलेट को m1 से इंडिकेट करते हैं, जो है 20 ग्राम। जब उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ज़ीरो, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? 20/1000। सो इट विल गिव यू आंसर एज 0.02 kg। m2 इज़ द मास ऑफ पिस्तौल दैट इज़ 2 kg, तो kg में ही है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। As mass of bullet was 1 gram, so I have converted it into kilogram. Now, what will be the initial velocities of pistol as well as bullet? दोनों की वेलोसिटी होगी ज़ीरो। u1 और u2 दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो, या फिर अगर मैं सेपरेटली लिखूँ तो u1 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड u2 इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि गन कभी भी रेस्ट पोजीशन में फायर नहीं होती है। गन अगर हम कोई भी अलमारी में रख दे तो वो कैसे फायर होगी? अपने आप से फायर नहीं होगी, उसको ट्रिगर दबाने से ही उसमें से बुलेट, या फिर पिस्तौल में भी ट्रिगर आता है, ट्रिगर को प्रेस करो बाद में ही बुलेट बाहर निकलती। इसीलिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि इनिशियली दोनों मोशन में नहीं है, मतलब कि u1 और u2 दोनों ज़ीरो है, ठीक है। और v1 जैसे कि हमने v1 1 स्टैंड्स फॉर, आपको ऐसा समझना है, बुलेट। तो v1 है वो हमें दिया गया है बुलेट का फाइनल मास। जब वो फायर हुई उसके बाद ये कौन सी स्पीड से जा रही है? 150 के स्पीड से जा रही है मीटर पर सेकंड, तो वही है 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आगे जाते हैं। तो v2 हमें फाइंड करना है, मतलब कि पिस्तौल पीछे गई तो ये v2 क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बहुत ही सिंपल है, यही सेम पैरामीटर्स हैं, उसको हम यूज़ करेंगे। देखिए, व्हाट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर्मूला? दैट इज नथिंग बट इनिशियल मोमेंटम विल बी सेम एज फाइनल मोमेंटम। ये है फॉर्मूला, ये स्टेटमेंट है एक्चुअली, फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला अभी मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। जो होगा इनिशियल मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो इसमें सभी इनिशियल वेलोसिटी वाली जो टर्म से वो आएगी। सो m1v1 प्लस m2u2 विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम आगे जाते हैं। तो m1u1, इसमें u1 और u2 दोनों ज़ीरो है। u1 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड u2 इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। सो वी विल सब्सटीट्यूट, सो दिस होल टर्म विल बिकम ज़ीरो, ठीक है। तो आपकी LHS की टर्म तो ज़ीरो हो गई है। अब हम m1 को सब्सटीट्यूट करेंगे जो बुलेट के लिए था 0.002
इंटू वेलोसिटी जो था 150 प्लस 2 kg फॉर योर पिस्तौल एंड V2 that you have to find. Now we'll calculate further. So 0 equal to 2 by 100 into 150 plus 2 times V2. So 0 0 will be cancelled out, 2 5s are 10, 5 3s are 15, and you will get V2 as minus 3 divided by 2 meter per second as a rational figure. And if you consider this as a real number, so how can you write? So V2 will be nothing but equal to minus 1.6 meter per second. This is your final recoil velocity of द पिस्तौल. तो पिस्तौल जो पीछे जाएगी तब इसकी पीछे, तो इसको हम m1 एज्यूम कर लेते हैं. जम्प्स विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जंप करती है जो दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड. तो मैं ये दोनों चीज़ें लिख लेता हूँ पहले से ही. सो m1 इज़ गिवन एज 40 kg, u1 इज़ गिवन एज 5 मीटर पर सेकंड ऑन ए स्टेशनरी कार्ट. तो ये कार्ट है वो स्टेशनरी है. स्टेशनरी मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u2 0 होगी. ठीक है. और इसका मास है कार्ट का m2 दैट इज 3 kg, दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. सो m2 इज नथिंग बट 3 kg एंड u2 इज नथिंग बट 0 मीटर पर सेकंड. तो ये सब इनिशियल केस हो गया आपका यहाँ तक का. अब ऐसा सोचिए ये गर्ल है वो कार्ट के ऊपर कूद गई है, मतलब इसके ऊपर है. नाउ द गर्ल इज स्टैंडिंग ओवर द कार्ट. सो व्हाट विल बी द मास ऑफ गर्ल एंड कार्ट? तो वो कंबाइंड मास ही होने वाला है. ठीक है. सो इट विल बी नथिंग बट m1 प्लस m2. क्यों? क्योंकि वो दोनों इंटरेक्टिंग पोजीशन में है, क्योंकि गर्ल है वो कार्ट के ऊपर है. ठीक है. तो इनिशियल केस में दोनों की हम मास अलग अलग लेंगे, और जो फाइनल मोमेंटम वाला जो केस होगा उसमें हम दोनों का मास कंबाइन रखेंगे. क्यों? क्योंकि गर्ल है वो कार्ट के ऊपर चढ़ के अब उसके ऊपर स्लाइड हो रही है इसकी वजह से. तो ये जो हमने कंसिडर किया यहाँ से यहाँ तक का वो सब था इनिशियल मोमेंटम का पैरामीटर्स, इनिशियल मोमेंटम. अब जो हम कंसिडर करेंगे ये वाले सब वो होंगे फाइनल मोमेंटम के पैरामीटर्स. ठीक है. पर उसके पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं. What is your velocity as the car starts moving? मतलब कि गर्ल की वेलोसिटी क्या है जब कार्ट है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा. एज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, मतलब कि कोई फ्रिक्शनल या ऐसा कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है ही नहीं जो गर्ल या कार्ट को अफेक्ट करता है. ठीक है. चलो, तो वेलोसिटी क्या होगी? तो देखो जितना मास गर्ल का था उतना ही कार्ट का है, सेम वे कार्ट का था उतना ही गर्ल का है. तो सेम वे वेलोसिटी भी दोनों की कॉमन वेलोसिटी ही होगी जो है v, जो आपको क्वेश्चन में भी दिया है. ठीक है. तो वेलोसिटी है v जो आपको फाइंड करनी है, और मास होगा इंटरेक्शन के बाद m1 प्लस m2. तो पहले से ही मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, दोनों kg में है. तो इट विल बी 43 kg. यू कैन ऐड, यू कैन गेट द वैल्यू. सो द वैल्यूज दैट वी हैव एज्यूम्ड ओवर हियर इज द फाइनल मोमेंटम वैल्यू. फाइनल मोमेंटम की वैल्यू हमें मिल गई. तो अब हम आगे बढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ करते हुए. सो द फॉर्मूला इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज नथिंग बट इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. बट इन आवर केस we will write all the parameters so it will be clear to us. So m1 is equal to 40 kg, u1 is also given to you as 5 meter per second. Same way m2 is given, that is cart weight 3 kg, and u2 is 0 meter per second. Same way m1 plus m2 is nothing but 43 kg, and v1 is same as v2, that is nothing but v. दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि आपको मैंने पिक्चर से भी समझाया, क्योंकि गर्ल है वो कार्ट के ऊपर है, ये गर्ल है वो कार्ट के ऊपर है इसकी वजह से. ठीक है. तो सभी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे हम. ये मेरी मेथड थोड़ी टेक्स्ट बुक से अलग है, पर होपफुली आपको समझ में आ जाएगी. तो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में भी लिख देना, सर वी अंडरस्टूड इट. सो 40
multiply by 3 plus 0 क्योंकि 5 0 is 0. m1 plus m2 will write it together, so 43 multiply by v. ये स्टेप को अगर मैं एक स्टेप और एक्सटेंड करता हूँ तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 40v प्लस 3v. ठीक है, तो यहाँ पे 40 इंटू 3 आंसर विल बी 120. सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली u1 की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो 40 क्रॉस 5 विल गिव यू 200 एज अ value, so 40 plus 3 will give you 43v, so v is equal to 200 divided by 43. If you will calculate it, your answer will be around 4.65 meter per second. So this is your final answer, that is v is equal to 4.65 मीटर पर सेकंड. तो स्टूडेंट्स सोचने की बात यह है कि सर ये वेलोसिटी हमारी जो मिली हमें वो गर्ल की है कि कार्ट की है? दोनों की वेलोसिटी वही है, मतलब कि ये गर्ल और कार्ट दोनों की वेलोसिटी सेम है. क्या है वैल्यू उसकी? 4.65 मीटर पर सेकंड. क्या है ये दोनों की वैल्यू? ये दोनों की वेलोसिटी है वो 4.65 मीटर पर सेकंड है. तो वो 4.65 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं दोनों, कार्ट और गर्ल. कार्ट है उसके नीचे व्हील है, इसकी वजह से गर्ल है वो स्लाइड करते हुए उसमें राइड कर रही है. ठीक है, एंजॉय कर रही है. आप भी एंजॉय कीजिए वीडियो देखते हुए. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में जाते हैं, जो है हॉकी प्लेयर्स का एक एग्जांपल. ठीक है, तो ऐसे ही दो एक हॉकी प्लेयर्स हैं, आपको दिख रहा होगा. वन इज़ कमिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड अनदर इज़ कमिंग फ्रॉम राइट साइड. दे आर प्लेइंग फॉर अ हॉकी बॉल इन ऑर्डर टू स्ट्राइक दिस हॉकी बॉल टू द गोल. ठीक है, यही होती है हॉकी की गेम. दो लकड़ियाँ होती है, एक बॉल होता है और वो दोनों सामने गोल पोस्ट होते हैं और अपोजिंग टीम्स है वो उसको गोल करती हैं. ठीक है, ये तो हो गई हॉकी की कहानी. तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों प्लेयर का मास दिया है. ये होगा हमारा m1, ये होगा हमारा m2, ये होगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी u1 और ये होगा हमारा u2. ठीक है, मैंने डायग्राम में से ही आपको सभी पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट करके बोल दिए हैं. सो m1 इज इक्वल टू 60 kg, u1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, m2 इज इक्वल टू 55 kg and u2 is nothing but equal to 6 meter per second. So these are the initial condition. अब आप ऐसा सोचिए कि ये दोनों कोलाइड हो रहे हैं, ऐसा सोचिए, मतलब बोला गया है क्वेश्चन में. मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ. 2 hockey players of opposite team while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately becomes entangled. Entangled मतलब ये दोनों combine होकर फिर वो दोनों छूट जाते हैं, मतलब कि दूर, दोनों टकरा के दूर जाते हैं. One has a mass of 60 kg moving with a velocity of 5 meter per second, while other person, that is blue person, is having a mass of 55 kg and the velocity of that blue t-shirt person is 6 meter per second. Towards the first player, मतलब फर्स्ट प्लेयर है वो सेकंड प्लेयर के पास आ रहा है, सेकंड प्लेयर है वो फर्स्ट प्लेयर के पास आ रहा है, क्योंकि दोनों को बॉल स्ट्राइक करना. इन विच डायरेक्शन एंड विथ what velocity they will be moving after they become entangled, मतलब छूटने के बाद दोनों का क्या डायरेक्शन होगा, टकराने के बाद दोनों का क्या डायरेक्शन होगा और क्या वेलोसिटी होगी, वो हमें बताना है. तो ये देखिए, ये दोनों एंटेंगल्ड पोजीशन में है. ये आफ्टर कोलिजन मतलब ये एंटेंगल्ड, इसके बाद एंटेंगल्ड होने वाला है, मतलब ये जो बंदा है वो इस तरफ जाएगा और ब्लू वाला बंदा है वो ऑपोजिट की तरफ जाएगा. पर ये एग्जाम्पल है वो सेम एज द प्रीवियस एग्जाम्पल एज वी हैव डन, कि वो गर्ल है वो कार्ट के ऊपर चढ़ जाती है, तो दोनों का मास हमें कंबाइंड मास लेना है. इसलिए यहाँ पे भी देखिए, आपको फिगर में भी कंबाइंड मास दिखाया है टेक्स्ट बुक में. तो यहाँ पे भी आफ्टर कोलिजन वाला केस सेम है, दैट इज m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 115 kg, क्योंकि कंबाइंड मास हो जाएगा. और वेलोसिटी दोनों की सेम, फाइनल वेलोसिटी v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v. नाउ विल डू द कैलकुलेशन फर्दर. So we know the formula very well, that is m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. If we substitute all the values, that is
given to us, that is 60 cross 5 plus 55 cross 6 is equal to m1 plus m2. So I will write directly over here as a combined mass 115 into v. So 115 cross v. But students, we have to consider one velocity as negative. Why? I am giving you the reason. See, u1, if we considering u1 as plus, क्योंकि वो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो u2 हमें माइनस कंसिडर करना होगा, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और ये जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है. इसकी वजह से मैं यहाँ पे वेलोसिटी में थोड़ा बहुत चेंज करके यहाँ पे लिखूँगा -6. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आए. Let's calculate the values. That is 300 plus minus will become minus 55 6. Our answer is 330. That is equal to 115 cross v. So minus 30 is equal to 115 v. So v is equal to minus 30 divided by 115, and your final answer will be -0.26 मीटर पर सेकंड. मतलब कि दोनों हॉकी प्लेयर्स हैं, वो एंटेंगल्ड होने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल होने वाले हैं. ये ग्रीन वाला है वो इस तरफ जाएगा और जो ब्लू वाला है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, पर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी. कितनी होगी? ये माइनस में जा रहा है क्योंकि उसका एक्चुअल डायरेक्शन कौन सा था हमें मालूम है. उसका ग्रीन वाले का एक्चुअल डायरेक्शन था पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पर वो एंटेंगल होने के बाद -0.26 मीटर पर सेकंड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. सेम वे इट फॉलोज फॉर द ब्लू प्लेयर. सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दैट द वैल्यू ऑफ बोथ द प्लेयर्स आफ्टर एंटेंगलिंग इज -0.26 meter, and it also indicate that it follows the Newton's third law of motion, that